हेलो एंड वार्म वेलकम टू सला फाउंडेशन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट योर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4। तो देखो, 4th चैप्टर को हम वन शॉट में कवर करेंगे। और यार, तुम्हारे फिजिक्स में जो भी डाउट्स होते हैं वो तुम्हारा कोई भी डाउट्स नहीं बचेगा और हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहली चीज आती है मोशन, कि मोशन किसको कहते हैं। तो देखो, मोशन का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी क्या है मूव कर रही होती है। जैसे यार, तुम कई बार पार्क में जाते होगे चल के, कई बार तुमने देखा होगा कि भाई मोटरसाइकिल जा रही है, कई बार तुमने देखा होगा कार जा रही है। तो ये सब क्या है, ये सब तुम्हारा मोशन हो रहा है बॉडी का। तो बेसिकली सबसे पहली चीज तुम्हारी होती है मोशन। तो मोशन का तुम मतलब समझ गए कि भाई कोई बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसको तुम कहोगे बॉडी हमारी क्या है, मोशन में है। अगर मैं तुमसे बात करूं मोशन में कितने टाइप्स होते हैं, तो देखो तुम्हारी बुक में जो स्टार्टिंग है सलीना में, वो तुम्हारे मोशन के टाइप से है। तो देखो, मोशन तुम्हारा दो टाइप का होता है। पहला है तुम्हारा लिनियर मोशन और दूसरा है तुम्हारा रोटेशनल मोशन। देखो, लिनियर का मतलब देखो क्या होता है। लिनियर का मतलब होता है लाइन। लाइन का मतलब जब कोई बॉडी क्या है बिल्कुल सीधा जा रही हो, जब कोई बॉडी क्या है बिल्कुल सीधा जा रही हो, तो उसको हम कहेंगे लिनियर मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसे चलना शुरू करूं तो ये मेरा क्या है, लिनियर मोशन हो गया। तो हम इसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो हम कहेंगे कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव करती है, जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव करती है तो उसको हम कहते हैं लिनियर मोशन। अगर मैं तुमसे बात करूं रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल का मतलब क्या होता है। रोटेशनल का मतलब होता है जब कोई बॉडी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या है, घूमती है, रोटेट करती है। जब कोई बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या है, रोटेट करती है। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे एक कोई फिक्स पॉइंट बना दें और फिक्स पॉइंट के बाद जैसे मैं ऐसे क्या राउंड राउंड करना स्टार्ट करूं, तो इसको हम क्या करेंगे, रोटेशनल मोशन। मतलब कोई बॉडी जब किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या है, मूव कर रही होती है, तो उसको तुम कहोगे रोटेशनल मोशन। अगर अब मैं तुमसे बात करूं कि यार रोटेशनल का एग्जांपल क्या हो सकता है, लिनियर का क्या एग्जांपल हो सकता है, तो देखो सिंपल एग्जांपल की मैं तुमसे बात करता हूं। जैसे मोस्टली जगह तुमने देखा होगा भाई बच्चे क्या फुटबॉल खेलते हैं, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो यार तुम अगर सपोज करो कि तुम्हारे पास क्या है, एक बॉल है। सपोज करो तुम्हारे पास एक बॉल है जो कि तुम्हारे क्या है, फर्श पर रखी हुई है। तो बॉल अगर तुम्हारे फर्श पर रखी हुई है तो तुम क्या करोगे, अगर तुम बॉल को धक्का मारोगे, बॉल को तुम धक्का मारोगे तो बॉल क्या करेगी, सीधा जाना स्टार्ट कर देगी। तो जैसे अगर हमने बॉडी पर, जैसे ये हमारे पास बॉल है, अगर हमने इस पर क्या है फोर्स लगाया है, तो फोर्स लगाने पे ये बॉडी क्या इधर मूव करना क्या स्टार्ट कर देगी। तो अगर आप ये जो फोर्स लगा रहे हो इसको आप F बोल दो, और जो ये बॉडी मूव कर रही है इसको तुम मोशन बोल दो। तो हम कहेंगे कि जब बॉडी पर हमने F फोर्स लगाया है तो बॉडी अगर स्ट्रेट मूव करना शुरू कर देती है तो इसका जो मोशन होगा वो तुम्हारा लिनियर मोशन होगा। और सिमिलरली अगर हम कोई एग्जांपल और की बात करें तो कोई भी एक बॉडी लो जो बस सीधा जा रही हो, अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट पाथ पे जा रही है तो वो सारे एग्जांपल तुम्हारे क्या है, लिनियर मोशन के हो जाएंगे। अगर अब मैं तुमसे बात करूं अबाउट द रोटेशनल मोशन, तो यार रोटेशनल मोशन में मैंने तुमको बताया कि भाई फिक्स पॉइंट होना चाहिए, उसके बाद बॉडी क्या है, रोटेट करनी चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम ले लो, जैसे किसी भी डोर का तुम हैंडल ले लो, कोई भी डोर ले लो, उसका तुम हैंडल ले लो, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा रोटेशनल मोशन हो जाएगा। एंड यार, अगर तुम हैंडल और डोर के अलावा कोई अदर एग्जांपल लेना चाहो तो यार नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हो पंखे का। जो तुम्हारे घर में फैन लगा होता है वो क्या होता है, वो एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट के बाद ऐसे क्या घूम रहा होता है। तो एक पॉइंट पर वो क्या करता है, घूम रहा होता है, तो वो तुम्हारा क्या रोटेशनल मोशन में आ जाएगा। तो तुमको ये चीज क्लियर है कि भाई मोशन में क्या होगा, लिनियर मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा। लिनियर में क्या होता है, मतलब बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है। रोटेशनल में क्या होता है, एक बॉडी एक फिक्स पॉइंट के बाद रोटेट करती है। अगर मैं एग्जांपल कहूं तो लिनियर में तुम कह सकते हो पुशिंग अ बॉल लाइंग ऑन द टेबल। अगर रोटेशनल में एग्जांपल कहूं तो तुम कह सकते हो हैंडल ऑफ अ डोर। तो इतना तुमको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो देखो, मूवमेंट ऑफ फोर्स का क्या मीनिंग है। देखो, मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क, टाउ से। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। इसको हम टॉर्क भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क भी कहते हैं। तो तुमको ध्यान रखना है, मोमेंट ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं, टॉर्क भी कहते हैं। अब देखो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखो तुमको सबसे पहले याद करना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, टॉर्क टाउ इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर तुमने लिखा है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इससे तुम क्या है, डेफिनेशन बना सकते हो।
तुम कह सकते हो मूवमेंट ऑफ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो तुम इसकी क्या डेफिनेशन भी बना सकते हो। अगर मैं तुमसे बात करता हूँ यूनिट की, यूनिट क्या होगी, तो ये न्यूटन में है, ये मीटर में, तो न्यूटन मीटर हो गया। अगर सीजीएस में बात करोगे तो ये डाइन में है और ये क्या सेंटीमीटर में, तो तुम्हारा हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर। अब देखो न्यूटन मीटर और डाइन सेंटीमीटर में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? 1 न्यूटन मीटर की वैल्यू 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर होता है। 1 न्यूटन मीटर की वैल्यू 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर होता है। अब देखो ये प्रूफ करने को भी आता है और ये क्या 1 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देखो अगर तुमको इसको ड्राइव करना हो तो देखो तुमको क्या करना है, तुमको लिखना है 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, इतना लिख लो सिंपल सा। अब देखो 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 न्यूटन का मतलब होता है 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन, एंड 1 मीटर का मतलब होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ जाता है 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। अब देखो काफी बच्चे ये सोचते हैं कि भाई ये यूनिट्स वगैरह कैसी हैं, तो देखो तुम देख सकते हो ये यूनिट कैसी है, न्यूटन मीटर, ये तुम्हारी ऐसा यूनिट, और जो तुम्हारी ये यूनिट है डाइन सेंटीमीटर, ये तुम्हारी कैसी है, सीजीएस यूनिट। तो यूनिट में क्या है, थोड़ा वेरिएशन होता है, तो यूनिट तो तुमको वेरी दिखाई देगी। तो तुमको ध्यान रखना है 1 न्यूटन मीटर की जो वैल्यू होगी वो 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर होगा। तो इतना तुमको क्लियर हो गया होगा। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स को क्या बताया मैंने, टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड यूनिट न्यूटन मीटर या फिर डाइन सेंटीमीटर, और 1 न्यूटन मीटर की वैल्यू 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो देखो क्लॉकवाइज मूवमेंट का क्या मतलब होता है, देखो क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि जब किसी बॉडी का जो मोशन होगा वो क्लॉक के अकॉर्डिंग होगा। मतलब जो तुम्हारे घर में घड़ी होती है, घड़ी का जैसा मोशन होता है वैसे ही मोशन अगर बॉडी का हो रहा है तो उसको कहते हैं क्लॉकवाइज। अब तुमको देखो मालूम होगा घर में जो घड़ी होती है हमारे, जो हमारे घर में घड़ी है, जैसे मान लो ये हमारे घर की घड़ी है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है, और यहाँ पर इस तरीके से क्या है जो सुई होती है घड़ी की वो रहती है। अब देखो ध्यान से देखो, अगर ये तुम्हारे घर की घड़ी है और यहाँ पे अगर हम 1 2 लिख लें, 4 5 लिख लें, 7 8 लिख लें, 10 11 लिख लें, तो जैसे ये तुम्हारे घर की घड़ी है फॉर एग्जाम्पल। अब देखो घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है, घड़ी में ऐसे टाइम चलता है। अगर ये घड़ी के डायरेक्शन में, जैसे घड़ी की सुई क्या चलती है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, घड़ी की सुई क्या करती है भाई, इस पॉइंट के अबाउट क्या है, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट का, और ये क्या ऐसे क्या रोटेट करती जाती है सुई, और सुई हमेशा ऐसे चलती है। कभी ऐसा नहीं होता कि भाई सुई ऐसे और ऐसे चलना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता है। सुई हमेशा क्या है, जो घड़ी की सुई वो हमेशा ऐसे चलेगी। तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी का डायरेक्शन है, तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। तो अगर घड़ी के डायरेक्शन में है तो इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट, और अगर घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो तुमको ये क्लियर हो गया होगा भाई क्लॉकवाइज मतलब अगर बॉडी का मोशन घड़ी के डायरेक्शन में हो रहा है, जिस डायरेक्शन घड़ी की जो सुई होती है वो चलती हैं, और अगर घड़ी की जो सुई होती है उसके अपोजिट चल रहा है तो वो तुम्हारा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। अब देखो एक चीज तुमको ये भी ध्यान रखनी है, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ध्यान से सुन लो, क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, लेकिन जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो पॉजिटिव लेते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। इतना तुमको बहुत अच्छे से अपने माइंड में स्टोर कर लेना है। एंड यार अगर मैं तुमसे बात करूं कपल की, देखो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा कपल है। अगर तुमसे कपल क्या होता है तो देखो बहुत ही आसान है। अगर तुम दो लो, क्या लो, दो लो, क्या चीज लो, इक्वल या फिर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अगर तुम दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लेते हो, अगर तुम दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लेते हो, मतलब जैसे एक हमने फोर्स इधर ले लिया और दूसरे फोर्स की डायरेक्शन इधर ले ली, तो ये दोनों क्या करेंगे, टॉर्क, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों कपल को क्रिएट करेंगे। तो कपल में क्या होता है, दो हमारे पास फोर्सेस होते हैं, इक्वल होते हैं एंड अपोजिट होते हैं, और आपस में पैरेलल होते हैं। तो वही लिखा गया है, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स नॉट एक्टिंग अलोंग द
सेम लाइन फ्रॉम अ कपल। तो इसको तुम क्या है, कपल बोल देते हो। अगर मैं तुमसे बात करूं भाई क्या एग्जांपल हो सकता है, तो बहुत ही आसान, टाइटनिंग अ बॉटल कैप, या फिर तुम कह सकते हो टाइटनिंग ऑफ अ की इन अ लॉक। जैसे मैं तुमको एग्जांपल की तरह दिखाता हूं, क्या तुम समझ सकते हो कपल के लिए। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक लॉक है, लॉक को क्या कहते हो, ताला। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक ताला है। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक ताला है। अब ताले में क्या है, ताले में ऑब्वियस सी बात है की है। अब जैसे तुमको ताला लगाना है, तुमको ताला लगाना, तो क्या करना है, देखो अभी ताला क्या है, ये यहाँ पे ओपन है, देखो। अब ये जो लॉक है हमारे पास क्या है, ओपन है। अगर देखो ये इसको हम क्या करते हैं, लॉक करना चाहते हैं, तो पहले तो इसको अंदर करेंगे। अंदर करने के बाद ये देखो की है, इसको हम क्या करेंगे, इधर देखो रोटेट कर रहे हैं, इधर देखो घूमी घूमी इधर, तो ये क्या है, लॉक हो गया ना लॉक। और अगर इसको ओपन करना तो ये क्या है, इधर आ गया। तो तुम क्या देख रहे हो, जितना तुम इसको लॉक करने के लिए इधर फोर्स ऐसे लगा रहे हो, लॉक हो गया, और इसको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा इसको ओपन करने के लिए। तो तुम क्या देख रहे हो, जब किसी लॉक को तुम की से ओपन करते हो तो क्या क्रिएट हो रहा है, तो कपल क्रिएट हो रहा है। तो वही लिखा है टर्निंग ऑफ की इन अ लॉक। दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं, टाइटनिंग अ बॉटल कैप। जैसे हमारे पास एक बॉटल हम ले लेते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या बॉटल है, जैसे अभी हमारे पास क्या है, बॉटल है। अब इस बॉटल में ये ऊपर कैप लगा है। अब जो कैप हम ओपन कर रहे हैं तो हमको ऐसे क्या रोटेट करना पड़ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। अब ये क्या ओपन हो गया, ठीक है। अब अगर तुमको पानी पीना है तो भाई ऐसे करके क्या पानी पी लेना। अब पानी पीने पर क्या करोगे, इसको फिर रखोगे और इसको क्या ऐसे लॉक करोगे। तो तुम क्या देख रहे हो, इसको तुम ऐसे लॉक कर दिया। अब तुम इस क्या देख रहे हो, ऐसे ये ओपन हो रहा है और ऐसे ये क्लोज हो रहा है। तो तुम क्या देख रहे हो, जितना फोर्स इधर लगाते हो उतना ही फोर्स उधर लगाते हो। मतलब ओपन कर रहे हो तो भी फोर्स लगा रहे हो और क्लोज करो तो भी फोर्स लगा रहे हो। तो जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी चीज पे लग रहा होता है, चाहे वो तुम्हारे बोतल के कैप का एग्जांपल हो, चाहे वो तुम्हारे लॉक का एग्जांपल हो, लॉक में जो तुम की लगा उसका एग्जांपल, तुम्हारे पास कोई भी एग्जांपल हो, तो वो तुम्हारे कपल को क्या क्रिएट करेगा। तो तुमको समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, जैसे तुम्हारा मैंने बोतल लिया था, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, जैसे तुम्हारा ये बोतल है, जब तुम इसको ओपन कर रहे हो और उतना ही फोर्स तुमको क्या क्लोज करने के लिए लगाना पड़ रहा है, तो ये कपल क्रिएट कर रहा है। तुम्हारे पास एक लॉक है, लॉक में तुम क्या कर रहे हो, लॉक लगाने के लिए इसको ऐसे की को रोटेट कर रहे हो, फिर इसको ओपन करने के लिए फिर से रोटेट कर रहे हो। तो ये भी तुम्हारा क्या है, जितना इधर लगाओगे उतनी इधर लगाओगे। मतलब ओपन और लॉक करने के लिए तुमको क्या करना पड़ता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाने पड़ते हैं। तो ये तुम्हारे क्या है, कपल के एग्जाम्पल हो जाता है। तो तुम पढ़ भी सकते हो, टाइटनिंग ऑफ बॉटल कैप एंड टर्निंग ऑफ की इन अ लॉक। तो ये तुमको समझ में आ गया होगा। तो यार फोर्स की जो ये चीज़ें हैं वो मैंने तुमको अभी कवर कर दी है, जितना मैंने अभी यहाँ मेंशन किया है। अब मैं क्या करूँगा, तुम्हारे टाइम को सेव करने के लिए इसको पहले इरेज करूँगा और उसके बाद पूरा मैटर तुम्हारी रिप्रेजेंट करूँगा और फिर तुमको बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं मूवमेंट ऑफ कपल में कुछ और पॉइंट्स को। तो देखो सबसे पहले बात ये आती है कि अगर तुमको मूवमेंट ऑफ कपल फाइंड करना है तो तुम कैसे फाइंड करोगे। तो तुमको मैंने बताया था कि भाई दो तुम्हारे पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं जो कि एक्ट हो रहे होते हैं। तो देखो हमने क्या एक डायग्राम बनाया है जिसमें तुम देख सकते हो कि एक फोर्स तुम्हारा क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जिसकी वैल्यू F है, और एक फोर्स तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू F है, और जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो हमने D लिया हुआ है। तो तुम देख रहे हो कि एक फोर्स डाउनवर्ड है, दूसरा फोर्स अपवर्ड है। पॉइंट ए पर डाउनवर्ड लिया है, पॉइंट बी पर अपवर्ड लिया है, दोनों के बीच की डिस्टेंस D लिया है, और जो मिड पॉइंट है वो हमने क्या O ले लिया है। अब देखो अगर तुमको मूवमेंट ऑफ कपल निकालना है तो इसको यार तुम रिप्रेजेंट कर दो, मूवमेंट ऑफ कपल को रिप्रेजेंट कर दो टाउ से। तो टाउ से तुम रिप्रेजेंट कर दो तो तुम क्या लिखोगे, देखो फोर्स इनटू ओ से डिस्टेंस, फोर्स इनटू फोर्स की ओ से डिस्टेंस। तो फोर्स हमने लिया है ए पर F, तो F इंटू ओ ए, F इंटू ओ ए प्लस F इंटू ओ से डिस्टेंस मीन्स F इंटू ओ बी। तो क्या लिखेंगे, F इंटू ओ ए प्लस F इंटू ओ बी। फिर F को तुम क्या करो, कॉमन ले लो, तो F कॉमन हो गया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी, F इंटू ओ ए प्लस ओ बी। अब देखो ओ ए प्लस ओ बी को बोला गया है, देखो ओ ए और ओ बी इनको बोला जाएगा ए बी, तो यहां लिख दिया F इंटू ए बी। अब ए बी क्या है तुम्हारा D, तो यहां लिख दिया D, तो टाउ क्या आ गया F इंटू D। तो तुम अगर फाइंड करना चाहते हो मोमेंट ऑफ कपल के लिए
अपना इक्वेशन, तो तुम क्या करोगे, बस बहुत ही आसान है। तुमको दो फोर्सेस ले लेना है, एक पर अपवर्ड फोर्स है, एक पर डाउनवर्ड फोर्स है। पहले फोर्स की डिस्टेंस मिड पॉइंट से और दूसरे फोर्स की डिस्टेंस उसके मिड पॉइंट से। अब यार ये जो पॉइंट ओ है ये मिड पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि ओ तुम्हारा मिड पॉइंट ही हो। देखो नॉर्मली तुमको पता होना चाहिए कि जैसे जब हमारे फोर्सेस अगल बगल इक्वल हो रहे हैं, जब हमारे फोर्सेस अगल बगल इक्वल हो रहे हैं तो फिर यार ये मिड पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कुछ कंडीशंस पर। तो तुमको एक चीज ये बहुत चीज़ ध्यान रखनी है कि तुमको जो है टाउ का जो एक्सप्रेशन वो एफ इंटू डी तुम्हारा क्या है इस तरीके से आ जाता है। अब देखो इसके बाद तुम्हारा आता है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। अगर मैं तुमसे बात करूं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज कब तुम्हारा होगा, तो देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बॉडी है, जैसे तुम्हारे पास एक क्या बॉडी है, उस पर बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई किए हैं तुमने। तुम्हारे पास एक कोई बॉडी है लेकिन तुमने उसमें बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई किए हैं, लेकिन बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई करने के बाद भी उसके स्टेट में कोई भी चेंज नहीं है, उसके स्टेट में कोई भी चेंज नहीं है, तो फिर तुम उसको क्या कहोगे, तुम कहोगे बॉडी अपने इक्विलिब्रियम में है। तो हम कहेंगे व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। जैसे कई बार होता है कि भाई कोई बच्चा क्लास में बहुत ज़्यादा बदमाश होता है, बहुत ज़्यादा मक्कारी करता है, तो यार उसको बहुत सारी चीज़ें बहुत कुछ कहते जाते हैं, उसको डांटते जाते हैं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो वो बच्चा जैसे का तैसा ही रहता है। तो बस वही चीज़ तुम मान लो कि बॉडी हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो मतलब तुम एक तरीके से समझ सकते हो कि जैसे कोई बच्चा नालायक टाइप का है, उसको कई टीचर्स क्लास में डांटते रहते हैं, लेकिन यार वो जैसा है वो वैसा ही रह रहा है। तो तुम कह सकते हो तरीके से उसके एग्जाम्पल से भाई बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो उसी तरीके से तुम्हारे पास एक बॉडी है, उस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन उसके रेस्ट में या फिर उसके मोशन में कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसे मान लो ये हमारे पास वॉल है, जैसे ये हमारे पास बोर्ड है, अगर हम इसमें बहुत तेज फोर्स लगाते जाएं, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, बॉडी इक्विलिब्रियम में। तो एक तरीके से तुम समझ सकते हो। अब देखो इसके बाद तुम्हारे बात आती है कि भाई जो इक्विलिब्रियम है वो कितने टाइप का होता है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब बॉडी रेस्ट की बात कर रहे हो, मोशन की बात कर रहे हो, तो भाई दो टाइप का ही होगा ना, एक स्टैटिक होगा, एक डायनेमिक होगा। तो इक्विलिब्रियम तुम्हारे दो टाइप का होगा, एक होगा स्टैटिक, दूसरा होगा तुम्हारा डायनेमिक। तो इक्विलिब्रियम के हम दो टाइप्स देखेंगे, फर्स्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सेकंड इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, बॉडी हमेशा रेस्ट में बनी रहेगी, बॉडी हमेशा क्या रहेगी, रेस्ट में बनी रहेगी। लेकिन डायनेमिक में क्या होगा, बॉडी हमेशा मोशन में बनी रहेगी। अगर बॉडी रेस्ट में बनी रहती है तो तुम बोलोगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी तुम्हारी रेस्ट में बनी रहती है तो कहते हो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर बॉडी मोशन में बनी रहती है तो तुम उसको कहते हो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर मैं तुमसे बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की, तो तुम्हारा है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मीन्स कौन कौन सी वो कंडीशन है जिनके तहत वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकती है। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, जैसे तुमसे मैं नहीं बोल सका, अगर हम लोग बहुत सारे लोग आए और इस दीवार पे धक्का मारे, जो दीवार है उस पर हम धक्का मारे, तो क्या दीवार हिलेगी? नहीं हिलेगी भाई। अगर अब तुम आ जाओ, तुम्हारे दो चार फ्रेंड हैं और बॉल पे इसे धक्का मारे, तो क्या बॉल हिलने वाली है? नहीं हिलने वाली है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई जब बॉल नहीं हिल रही है, उसकी स्टेट में कोई चेंज ही नहीं है, तो इसका क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में। तो इस तरीके तुम कह सकते हो कि अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है तो जो रिजल्टेंट हो ऑल फोर्सेस का, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जो रिजल्टेंट है ऑल फोर्सेस का वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब यार तुम में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे, अरे बॉल पे धक्का मारेंगे तो यहाँ तो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ना, रिजल्टेंट जीरो कहाँ हुआ? तो तुमने पढ़ा होगा न्यूटन्स का थर्ड लॉ, जितना एक्शन करोगे उतना रिएक्शन होगा, जितना एक्शन करोगे उतना रिएक्शन होगा। अगर यार तुम बॉल पे फोर्स मार रहे हो तो बॉल भी तो मार रही है तुम पे, जितना तुमने मार दिया उतना ही बॉल ने मार दिया, इसलिए बॉल क्या है, नहीं हिली। अगर तुम फोर्स ज़्यादा मार दो दीवार पर, वॉल पर, तो फिर क्या होगा, दीवार भाई हिल जाएगी। जैसे कमजोर दीवारें तुमने देखा होगा, जो कमजोर दीवारें होती है उन पे तुम ऐसे मार दो तेजी से हाथ, तो को गिर जाए। क्यों गिर जाती है? क्योंकि उस जगह तुम्हारे द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स ज़्यादा हो जाता है, और रिएक्शन तो तुमने कर दिया ज़्यादा, लेकिन
तुमने एक्शन तो कर दिया ज़्यादा, लेकिन उसका जो रिएक्शन है वो ज़्यादा नहीं हो पाया, तो वो चीज़ तुम समझ सकते हो। तो जो रिजल्टेंट है ऑल फोर्सेस का वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। तो जो एल्जेब्रिक सम है, जो तुम्हारा एल्जेब्रिक सम है मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको तुम ले सकते हो सिग्मा एफ इक्वल टू 0, और इसको तुम ले सकते हो सिग्मा टाउ इक्वल टू 0, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं सिग्मा एफ इंटू डी इक्वल टू 0। तो देखो सिग्मा का मतलब होता है सम, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। तो तुम लिख सकते हो सिग्मा टाउ इक्वल टू 0, या फिर तुम लिख सकते हो सिग्मा एफ इंटू डी इक्वल टू 0। तो ये तुमको अच्छे से क्या है ध्यान रखना है। एंड यार इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट आएगा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का सीधा सा मतलब है जितना तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है उतना ही तुम्हारा क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाए, तो ये कहते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो सिंपल सा तुम कहोगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट स्टेट्स दैट द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन था ये तुम्हारा पूरा हो चुका है। मूवमेंट ऑफ कपल का हमने एक आर्टिकल भी यहाँ देखा। एंड यार अभी तुमको कुछ चीज़ें अभी मैं और बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंदर तुम बने रहना। यार एक चीज़ मैं तुमको और बताना चाहूँगा कि यार एक हमारा क्या है फिजिक्स का कोर्स है, एक हमारा फिजिक्स का कोर्स है, बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल है। फिजिक्स का कोर्स है तुम्हारे ICSE 2024 एग्ज़ाम के लिए, तुम्हारे ICSE 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्लास 10th के लिए। तो यार अगर तुम में से कोई भी बच्चा इस कोर्स के लिए इनरोल करना चाहता है तो यार डेफिनेटली कर सकता है। तो यार तुम में से काफ़ी लोग ये सोच सकते हो कि यार कोर्स की क्या नीड है, सर आप पढ़ा तो रहे हो। तो देखो कोर्स की नीड क्या है वो मैं तुमको थोड़ा समझा देता हूँ 1 मिनट के अंदर, ज़्यादा समय तुम्हारा नहीं लूँगा। देखो कोर्स की नीड ये होती है कि जैसे अभी तुम पढ़ रहे हो, तुमने ये सब चीज़ें पढ़ी, अच्छी बात है, तुमको समझ में आया, लेकिन यार कहीं ना कहीं हमको नीड किसकी है, हमको नीड है प्रैक्टिस की। कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, उसके लिए यार तुमको मैं टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करूँगा इस कोर्स में, उसके थ्रू तुम कर सकते हो। एंड यार सेकेंड थिंग तुमको ज़रूरत है नोट्स की। तो यार नोट्स तुमको कैसे मिलेंगे, तो यार उस कोर्स में तुमको नोट्स भी मिल जाएंगे। एंड यार तीसरी चीज़ तुम्हारी आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें तुम्हारे PYQs होते हैं वो तुमको करवाऊँगा, और तुम्हारे जो सैम्पल पेपर होते हैं जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हैं वो तुम्हारे सैम्पल पेपर करवाऊँगा। और यार तुमको पता ये भी होना चाहिए हर साल अगर तुम देखोगे तो मोस्टली टाइम जो फिजिक्स का पेपर है वो टफ आया है, और अगर पेपर टफ आया है तो यार उससे तुमको निपटना है, उससे तुमको निपटना है। कैसे निपटोगे भाई, यार चीज़ों को सीख कर। देखो यार मोस्टली बच्चे एक्सरसाइज करते ही नहीं हैं भाई, नंबर कम क्यों आते हैं, बिकॉज यार तुम एक्सरसाइज करते ही नहीं हो। और यार एक्सरसाइज कुछ बच्चे करते भी तो यार उनको ये पता नहीं होता भाई कौन कौन सी चीज़ें हमको अच्छे से करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यार जो मेरे टीचिंग का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं तुमको बताऊंगा यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और उनका क्या क्या सोल्यूशन भी है। तो यार वो सारी चीज़ें तुमको क्या है इस कोर्स में प्रोवाइड की जाएंगी, और जो तुम्हारे वीडियो लेक्चर हैं वो भी तुमको मिलेंगे। तो एवरीथिंग तुमको सब कुछ मिलने वाला है। तो बस यार तुम एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो हमारे फिजिक्स का कोर्स है उस पर क्लिक करके एक बार तुम देख लेना, और अगर तुमको समझ में आता है तो बाय करना, अगर नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत की नहीं बात। बाकी मैं तुमको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर यूट्यूब पर सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ समझा रहा हूँ। लेकिन यार ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नीड है, अगर तुमको प्रैक्टिस करना है, तुमको नोट्स चाहिए, तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, तुमको सैम्पल पेपर करना है, तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, तो यार कहीं ना कहीं ये चीज़ें तभी हो पाएंगी जब एक हमारे पास प्लेटफॉर्म होगा, और वो प्लेटफॉर्म है यार ऐप। तो तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ऐप के लिंक पे क्लिक करके ऐप को भी इंस्टॉल कर लो। ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल भी है, तुम फ्री स्टडी मटेरियल भी पढ़ सकते हो। और यार जो ये चीज़ें हैं जैसे तुम्हारा टेस्ट हो गया, टेस्ट कैसे हो पाएगा भाई, टेस्ट कैसे हो पाएगा, तुमको टेस्ट दिया जाएगा तो भाई टेस्ट के लिए भी तो हम प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया हुआ। तो भाई टेस्ट वगैरह जो किए जा रहे हैं तुम्हारे लिए, तो वो तुम कब कर पाओगे भाई, टेस्ट का असेस वगैरह तुमको मिलेगा, सब चीज़ मिलेगी, सब कब पॉसिबल हो पाएगा, ये सब तभी तो पॉसिबल हो पाएगा जब तुम उस प्लेटफॉर्म पे आओगे। तो यार चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए तुमको कहीं ना कहीं नीड है कोर्स की,
और फिजिक्स का तुमको जरूर ले लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, और फिजिक्स का पेपर ही टफ आता है। तो यार ये तो तुम्हारे कोर्स की बात हो गई। एंड यार अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिमेनिंग टॉपिक की, जैसे यूनिफॉर्म मोशन हो गया तुम्हारा जो अदर टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, ये सब चीज़ें और हम देख लेते हैं। उसके बाद ये हमारा जो चैप्टर है वो वन शॉट में कवर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग रेज कर लेते हैं, फिर बाकी का देख लेते हैं। सो गाइस योर नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हम बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे तुम रिप्रेजेंट करोगे। तो देखो मैं तुमको एक कीवर्ड दे रहा हूँ, उस कीवर्ड के बेसिस पर तुम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो तुमको ध्यान क्या रखना है, मूवमेंट ऑफ वेट। क्या ध्यान रखना है, मूवमेंट ऑफ वेट। तो तुमको ध्यान रखना है क्या, मूवमेंट ऑफ वेट। अगर किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई हैं, अगर किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, अब बहुत सारे फोर्सेस लगने के बाद अगर उनका जो मूवमेंट ऑफ वेट है अगर वो जीरो के इक्वल हो जाए, अगर उनका जो मूवमेंट ऑफ वेट है अगर वो जीरो के इक्वल हो जाए, तो तुम कहोगे वो पॉइंट उसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो तुमको सिंपल से ध्यान रखना है, एक बॉडी है उस पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और एक्ट करने के बाद जो मूवमेंट ऑफ वेट है अगर उनका एल्जेब्रिक सम क्या है उस पॉइंट पे जीरो हो जाता है, तो उसको तुम बोलते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब अगर मैं तुमसे एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे तुम एक रॉड ले सकते हो, तुम एक सर्कुलर डिस्क ले सकते हो, तुम एक हॉलो कोन ले सकते हो। अगर हम बात करें इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होंगे, तो देखो अगर मैं तुमसे रॉड की बात करूं, तो रॉड में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो मिड पॉइंट पे होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुम्हारा रहेगा मिड पॉइंट पर रॉड के केस में। और अगर तुम्हारा सर्कुलर डिस्क है, तो सर्कुलर डिस्क में जो तुम्हारा ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, वो तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हॉलो कोन है तुम्हारा, तो वो तुम्हारा h/3 डिस्टेंस पर होता है फ्रॉम बेस। अब तुमको पता है कि भाई कोन इस तरीके से बनाते हैं और ये इसका बेस है, तो बेस से जो ये h/3 डिस्टेंस होगा, ये तुमको पता होगा कि टोटल डिस्टेंस क्या होता है, h होता है। तो बेस से जो डिस्टेंस तुम्हारा आ रहा है h/3, वो डिस्टेंस पर तुम्हारा क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो तुमको ध्यान रखना है रॉड के केस में क्या है, मिड पॉइंट होगा। तुम्हारा जो है सर्कुलर डिस्क है उसके केस में क्या होगा, तुम्हारा ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। तुम्हारा हॉलो कोन है तो वो तुम्हारा क्या होगा, बेस से h/3 हाइट पर होगा। और यार एक चीज और मैं तुमको मेंशन करना चाहूंगा, तुम्हारी बुक में सलीना में और भी तुम्हारे डायग्राम्स दिए हुए हैं जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुमको अच्छे से याद करना है। तो मैं तुमको बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ कि सलीना में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और भी डायग्राम का गिवन है, तो उनको भी तुमको क्या है, एटलीस्ट देख लेना है। तो ये तुमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा। क्या एक जैसा, मोशन एक जैसा। तो देखो तुमको यहाँ पे ध्यान रखना है कांस्टेंट स्पीड। ध्यान से सुन लो, तुमको यहाँ पे ध्यान रखना है कांस्टेंट स्पीड। बहुत बच्चे गलती करते हैं, ये वो सोचते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं तुमसे बात करूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो कोई एक बॉडी है, तो तुम्हारे पास एक कोई बॉडी है जो क्या है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। कोई एक बॉडी है जो कि तुम्हारा क्या, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। अगर वो बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसको तुम कहोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ध्यान रखना है, जैसे एक हमारे पास कोई बॉडी है, वो उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये इस तरीके से क्या, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, तो इस बॉडी का जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी नहीं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये तुम्हारी v है, यहाँ पर v है, यहाँ पर v है, यहाँ पर v है। कई बच्चे कहते हैं कि सर आपने तो v सेम बनाया हुआ है, ये तो वेलोसिटी है। तो बेटा ये वेलोसिटी नहीं है। देखो ऐसा होता है, जो वेलोसिटी होता है उसमें दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज होती है इसमें डायरेक्शन।
मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये तुम्हारी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये तुम्हारी क्या डायरेक्शन है। यहाँ देखो ये तुम्हारी न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये क्या तुम्हारी डायरेक्शन है। ये तुम्हारी न्यूमेरिकल वैल्यू और ये क्या तुम्हारी डायरेक्शन है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू और तुम्हारी क्या डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसको हमने इसीलिए क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं, क्योंकि v क्या है, चारों तरफ क्या है, सेम है। तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। तो तुमको ध्यान रखना है कोई भी बॉडी जो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करती है एक सेम स्पीड के साथ, तो उसको तुम कहते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मैं तुमसे नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं वो है तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या वो है तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो देखो इसके लिए तुमको दो कीवर्ड ध्यान रखने हैं जो मैं तुमको बता रहा हूं। अगर देखो तुम कीवर्ड को ध्यान रखोगे तो तुम एग्जाम में अपने आंसर को राइट कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, तुम्हारे माइंड जब कीवर्ड नहीं होंगे तो भाई तुम क्या है एग्जाम में कई बार भूल जाओगे। इसलिए मैं तुमको कीवर्ड जरूर देता हूं। तो तुम ध्यान रखना, जैसे मैंने तुमको यहाँ पे कीवर्ड दिया, तुमको मूवमेंट ऑफ वेट को ध्यान रखना है और मूवमेंट ऑफ वेट कैसा लेना है, उसका एल्जेब्रिक सम लेना है। ये तुमको मैंने बताया। यहाँ पे तुमको मैंने 3 एग्जाम्पल भी दिए कि भाई तुमने जैसे रॉड ले लिया, सर्कुलर डिस्क ले लिया, तुमने हॉलो कोन ले लिया, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, हर फिगर का अलग अलग होगा। जैसे रॉड का तुमको मैंने मिड पॉइंट बताया, सर्कुलर डिस्क का तुमको मैंने ज्योमेट्रिक सेंटर बताया, हॉलो कोन का मैंने बेस से h/3 डिस्टेंस पे बताया। अभी मैंने तुमको यहाँ पे कीवर्ड बताया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कि तुमको स्पीड कांस्टेंट लेना है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं लेना है। तुमको मैंने ये समझाया ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है जो v, ये तुम्हारे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट स्पीड है। ये डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन के साथ बात करेंगे तो ये पूरा वेलोसिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या है, हर पॉइंट पे अलग अलग हो रही है। फिर मैंने तुमको बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स की मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में मैं तुमको बता रहा हूँ 2 कीवर्ड। पहली चीज तुमको ध्यान रखनी है कि सर्कुलर पाथ पे मोशन होगा, मतलब जो पार्टिकल मूव कर रहा होगा वो कहाँ मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज उसकी जो डायरेक्शन है वो सर्कुलर पाथ के टुवर्ड होगी। अब तुम में से सोच रहे हो भाई कैसे हो सकता है, ये किस तरीके से होगा। तो जैसे मान लो कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉडी ने यहाँ से क्या चलना स्टार्ट किया, जैसे एक बॉडी है उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, चलने के बाद ये क्या है, वो सर्कुलर पाथ पे इस तरीके से मूव कर रही है। कोई एक बॉडी जिसने चलना स्टार्ट किया वो क्या सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। अगर उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो उस पर जो फोर्स होगा वो इसके सेंटर के टुवर्ड्स होगा। जब बॉडी यहाँ आएगी तो फोर्स इधर हो जाएगा, जब बॉडी यहाँ आएगी तो फोर्स इधर हो जाएगा, जब बॉडी यहाँ होगी तो फोर्स इधर हो जाएगा, जब बॉडी इधर आएगी तो फोर्स इधर हो जाएगा, जब बॉडी इधर आएगी तो फोर्स इधर हो जाएगा। तो ये जो फोर्स तुम्हारे सेंटर के टुवर्ड्स हो रहा है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो तुमको ध्यान रखना है जब कोई एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो उस पर जो फोर्स एक्ट होते हैं वो तुम्हारे सेंटर के टुवर्ड्स होते हैं। इस फोर्स को तुम बोलते हो सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यू कैन डिफाइन द सिंपली, बेसिकली यू कैन से सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स which is act on a body which is in the circular path and act toward the direction toward the center। तो यार अगर तुमको सेंट्रीपिटल फोर्स डिफाइन करना तुम सिंपली डिफाइन कर सकते हो। तो तुम एक बार फिर से तुमको बता देता हूँ। तुम कह सकते हो कि कोई भी बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और वो फोर्स क्या होगा, सेंटर के टुवर्ड्स होगा। तो इस तरीके तुम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन कर सकते हो। एंड यार तुम्हारा जो लास्ट टॉपिक है वो है तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में मैं तुमको कीवर्ड दे रहा हूं अवे। क्या दे रहा हूं, अवे। तो ये जो फोर्स होता है वो सेंटर से अवे होता है। तो हम कहेंगे अ फोर्स एज्यूम्ड टू बी एक्टिंग ऑन द बॉडी, अ फोर्स एज्यूम्ड टू बी एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो तुमको ध्यान रखना है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये सेंटर से अवे हो रहा है और जो तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंटर के टुवर्ड्स हो रहा है। अगर तुम इतनी चीजें ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली तुम काफी अच्छे से लिख पाओगे। और यार अगर तुम्हारा कोई भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लिनियर मोशन एंड एनीथिंग, तो यार तुम नीचे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। और यार
तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो फिजिक्स का कोर्स है उसको चेक करना ना भूलना। और यार फ्री स्टडी मटेरियल के लिए तुमसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ऐप को इंस्टॉल कर लो, जिससे कि तुमको सारा का सारा जो फ्री स्टडी मटेरियल वो मिल जाए। और यार अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।